नमस्कार साथियों, मैं उत्कर्ष वर्मा आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं द ग्लोबल वॉइस के इस मंच पर। अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आ गए हैं दिल्ली के विजयनगर में। हमारे साथ हैं अभिषेक जी और विष्णु जी। ये श्रृंखला पिछले 2-3 वीडियो हमारी श्रृंखला पर आ चुकी है, विद्यार्थी जीवन दिल्ली में और उनका जो है 2-4 साल का सफ़र, जब से वो दिल्ली में रह रहे हैं या कहीं भी वो तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अभिषेक जी। थोड़ा परिचय कराते हुए, अभिषेक जी बिहार से आते हैं, बिहार में बेगूसराय से। और हमारे साथ हैं जो है विष्णु जी। विष्णु जी मध्य प्रदेश के निवासी हैं, मध्य प्रदेश में जो है मुरैना डिस्ट्रिक्ट से। तो आपको बता दूं, ये दोनों हिंदी से अभी मास्टर्स कर रहे हैं, मास्टर्स में इनका 2य वर्ष। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार अभिषेक जी, द ग्लोबल वॉइस के इस मंच पर आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया उत्तर से। नमस्कार आप सभी को। तो अभिषेक जी, आप ये बताइए, कितने साल हुए आपको दिल्ली में आए हुए? तकरीबन 4 साल होने को हो दिल्ली में, और इस दरमियान काफ़ी चीज़ें सीखी, समझी और जानने का हमेशा से प्रयास रहा है। तो बस इसी श्रृंखला में आज आपसे भी मुलाकातें हो रही है, पॉडकास्ट के जरिए कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही। विष्णु जी, आप कब से हैं दिल्ली में? हाँ, आई गेस लगभग 4 साल तो हो ही गया है हमको भी। तो अभिषेक जी, आप थोड़ा बताइए कि जो है आपका किस माध्यम से रहे हैं। जैसे आप अभी हिंदी वर्तमान में पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश मीडियम से आए हैं, हिंदी माध्यम से आए हैं। आपका मतलब कुल मिला के 12th तक का जो स्टडी आपका है वो कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, और एक जो यात्रा थी ये आपका 12th के बाद जो है दिल्ली में आने वाली, दिल्ली यूनिवर्सिटी में विशेष कराने वाली, क्योंकि कई विद्यार्थियों का जो सपना होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अतिरिक्त अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना। दिल्ली यूनिवर्सिटी मुझे लगता है सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है इस समय। थोड़ा उस पर आप जो है। सबसे पहले देखा जाए तो मेरी 12वीं तक की पढ़ाई हिंदी माध्यम के जरिए ही हुई है, और बस वहीं गांव के सरकारी विद्यालयों से और सरकारी कॉलेजों से पढ़ाई हुई थी। और रही बात दिल्ली विश्वविद्यालय की यात्रा की, तो कह सकते हैं यात्रा संतोषजनक ही रहा है अब तक। बाकी लगे हुए हैं अपनी सफलताओं के पीछे, और यात्राएं क्रम दर क्रम चल रही हैं, और इसी सिलसिला में बस दिल्ली में काट रहे हैं जीवन अपना। और आप सबको तो पता ही है कि विद्यार्थी जीवन क्या रहता है, नहीं रहता। आप भी एक स्टूडेंट ही हैं, और एक आपने नई सिलसिला जो ये शुरुआत की है, ये बेहद काबिल तारीफ़ है, सम्मानजनक है। तो रही बात दिल्ली विश्वविद्यालय की, तो दिल्ली विश्वविद्यालय 12वीं के बाद एक कह सकते हैं मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी में से थी, क्योंकि ये हुआ था ना दरअसल कि 12वीं में थोड़े कम मार्क्स आए थे बोर्ड में, जिस वजह से मतलब एक होता है कि गांव में अगर कम मार्क्स आ जाए तो फिर लोगों से सामना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी कारण बस हमने दिल्ली का रुख किया। हालांकि हमने BHU का और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी एंट्रेंस दिया था, और दोनों विश्वविद्यालयों में एडमिशन हो गई थी, लेकिन मुझे दिल्ली आज ना कल तो आना ही था। मतलब आमतौर पे जो देखा जाता है कि बिहारियों की प्रथम पसंद UPSC, तो उसी सिलसिले में हम भी आए हैं। अच्छा। तो इसी वजह से BHU और इलाहाबाद को दरकिनार करते हुए दिल्ली का रुख अपनाए थे, और आज आप सबके बीच उपस्थित हैं। तो जैसा कि अभिषेक जी आपने बताया कि आप सरकारी विद्यालय से आए हुए हैं यहाँ पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी तक का सफ़र जो आपका रहा है, अभी तक का कुल मिला के सरकारी संस्थाओं से ही आपकी पढ़ाई चली हुई है। तो ऐसा देखा गया है कि आज वर्तमान में जो बोर्डिंग स्कूल्स हैं और जो बड़े बड़े फीस लेने वाले स्कूल्स हैं, कह सकते हैं कि वहाँ के विद्यार्थी भी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना चाह रहे हैं। तो आप सरकारी स्कूल से आकर जो है यहाँ पर अभी UPSC की तैयारी कर रहे हैं, मैं अगर ठीक हूँ अभी, जैसा आपने कहा। विष्णु जी, आप जो है आपका जो है स्कूलिंग कहाँ से हुआ और जो है कैसे हुआ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरीके से, कितनी मेहनत उसमें पड़ती है कि कोई एक अभी छात्र जो 12th में है और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना चाह रहा है, उसका एक सपना है, किस तरीके से वो आ सकता है अभी? वही एंट्रेंस के माध्यम से ही, और हमारी जो स्कूलिंग हुई है वो गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई है, मतलब मुरैना मध्य प्रदेश से ही।
और दिल्ली विश्वविद्यालय में आने का सफ़र मतलब हर किसी की मतलब एक तरह से ख्वाहिश होती है कि हमें दिल्ली विश्वविद्यालय मिले। यानी कि भले ही नंबर के बेसिस पे नहीं पर लेकिन यहाँ एंट्रेंस होता है। पहले तो ये था कि जब हमने एडमिशन लिया तो परसेंटेज बेसिस पे ही हो गया था। पर लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर से ये हुआ कि मतलब कंपल्सरी कर दिया उन्होंने डीयूटी कि डीयूटी दोगे तभी आप मतलब यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे। तो इसीलिए हर इस मतलब इस प्रक्रिया से हम कह सकते हैं कि मतलब एक प्रत्येक छात्र को एक अवसर मिला है कि अगर वो 12वीं कक्षा में अगर परसेंटेज कम भी लाता है तो वो अपना सीयूटी क्रैक करके वो आगे बढ़ सकता है। तो सोच सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय की एक अच्छी पहल है ये। सीयूटी। तो साथियों मैं बता दूं जो अभी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो अभी 12th में है या 10th में है, जिनका सपना है जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने का, वो सीयूटी के माध्यम से जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभिषेक जी आप ये बताइए, ये जो आपका सफ़र रहा 12th के बाद एक गांव, सामान्य गांव से आकर जो है बेगूसराय से आके यहाँ पे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 साल का जो सफ़र रहा आपका, क्या परिवर्तन आप देखते हैं खुद में इन 4 सालों में? सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि किसी भी व्यक्ति के भीतर परिवर्तन लाजमी है और 4 साल एक बड़ा समय होता है और इस दौरान व्यक्ति के भीतर कई बदलाव नज़र आते हैं। तो इस चीज़ से मैं भी अलग नहीं रह सकता कि मुझ में बदलाव ना आए हों। मुझ में भी बदलाव आए, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली अध्ययन और अध्यापन के ज़रिए, चाहे दोस्तों के ज़रिए हो, अपने गणमान्य अतिथि, गुरु, सारी चीज़ें दिल्ली विश्वविद्यालय में सीखने को मिलती हैं। तो विष्णु जी आप ज़रा एक बात बताइए, जो है आप मुरैना से आते हैं। जी। मैं जहाँ तक सुना हूँ कि मुरैना में जो है शिक्षा को लेके थोड़ा-सा अवेयरनेस की कमी है। मैं अभी भी सुनता ऐसा आया हूँ। तो एक सरकारी विद्यालय से निकल कर आप यहाँ दिल्ली में आए हैं जो है, और आप जब यहाँ दिल्ली में आते हैं तो एक छवि बनती होगी आपके गाँव में कि फला का लड़का जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा है, अपना ग्रेजुएशन कर रहा है, मास्टर्स में अभी आप इनरोल हो चुके हैं जो है सीयूईटी के ज़रिए। इसका मतलब पढ़ने में आप ठीक-ठाक तब भी रहे होंगे। तो आप बताइए कि अभी गाँव का माहौल क्या हो जाता है? जब आप जाते हैं गाँव में, मान लीजिए अभी त्योहार जैसे है दीपावली का, क्या माहौल रहता है आपके जाने के बाद? माहौल यही है कि पहले तो सभी लोग आके पूछते हैं कैसे क्या हो और क्या कर रहे हैं और कितना समय लगेगा, ये सब सारी चीज़ें मतलब लोग बाग पूछते हैं। तो हम बता देते हैं कि अभी अभी तो चल ही रहा है प्रिपरेशन और कुछ कहा नहीं जा सकता है क्या है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ तो ज़रूर रहे हैं पर लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय की जो राजनीति है उससे हम अच्छी तरह से वाकिफ़ हो पाए हैं मतलब इन 4 सालों के अंदर में कि मतलब पढ़ने के बावजूद भी लोग यहाँ पर बेरोज़गारी के बहुत ज़्यादा शिकार हैं। तो हम कह नहीं सकते कि कुछ होगा या नहीं किसी से भी, बस लेकिन एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि हाँ, कि अगर मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। तो हम वही उसी प्रयास में लगे हुए हैं अभी तक। मुझे लगता है बड़ी संस्थाओं में पढ़ने के फ़ायदे होते हैं। आप इतने बड़ी संस्था में पढ़ रहे हैं तो इसकी आपकी जो सफलता है, सफलता के कुछ परसेंटेज तो बढ़ जाते ही हैं, अगर मैं सही हूँ तो। देखिए एक उच्च स्तर की जो आप बता रहे हैं कि उच्च स्तर का विश्वविद्यालय आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे, तो एक वहाँ पे लगभग संभावना बनती है कि हाँ, कि जहाँ से आप अच्छा इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं तो कुछ अच्छा ही कर पाएँगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब पूरे देश भर में एक फ़ेमस यूनिवर्सिटी। माहौल तो बनता होगा गाँव में जाने के बाद। झूठ कहें या सच? सच बताइएगा। नहीं, माहौल तो वाक़ई बनता ही है, लेकिन इस माहौल को उतना विशेष भी नहीं लेना चाहिए, चूँकि विश्वविद्यालय है, पढ़ने की चीज़ें हैं, अध्ययन अध्यापन के केंद्र हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, आपको दोस्त मिलते हैं, शिक्षक होते हैं, पुस्तकालय हैं, हर तरफ से कोई ना कोई साथी होता है और यह एक कह सकते हैं कि वातावरण के तौर पे तो एक लाजवाब जगह है। दोनों ही आप साथी जो है हिंदी से हैं, तो अभी वर्तमान में जो हिंदी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय या जो है बीएचयू से या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से या किसी भी अन्य संस्था से, अगर वो मास्टर्स अपना जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में करना चाह रहे हैं, उनकी तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए? विष्णु जी आप थोड़ा 1 मिनट का इस पे कुछ बता दीजिए। अगर कोई पुस्तक का तो मैं यहाँ पे प्रचार नहीं करना चाहूँगा जो है, लेकिन आप फिर भी एक बता दीजिए कि किस प्रकार से विद्यार्थी पढ़े और यहाँ तक कितने नंबरों में संभावनाएँ हो जाती हैं कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ सकता है? देखिए ग्रेजुएशन के बाद हमको सीयूटी के माध्यम से ही मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में हमको एडमिशन मिलता है यहाँ पर। तो हम तो पहले यही कहेंगे कि जो आपका ग्रेजुएशन है, स्नातक स्तर है, उसको ही आप पहले से 3 साल जो इस बार मतलब एनईपी के माध्यम से सरकार ने 4 साल उसको कर दिया है। पर लेकिन अगर कोई मास्टर्स करना चाह रहा है तो 3 साल को ही अगर अच्छे से कंटिन्यू करता है, उसमें ही अपना मतलब
मन से 3 साल तक सही से पढ़ता है तो उसको जहाँ तक हमको लगता है कि अ, थोड़ा बहुत ही तैयारी करना पड़ेगा कि उसका नॉर्मली हो जाएगा एडमिशन। बस यही है कि वो अपना 3 साल अपने ग्रेजुएशन पे ध्यान दे अच्छे से और जो गुरुजन हैं वो बता रहे हैं हमको कि हमें क्या पढ़ना है। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है वो उस आधार पर बनाया गया है कि आगे चल के अपन को आसानी हो। तो हम कह सकते हैं कि 3 साल आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पर्याप्त है। एक बात और मैं जान रहा हूँ जो है कि जब हिंदी विषय से आप लोग हैं तो थोड़ा सा मतलब ऐसा माहौल नहीं क्रिएट हो जाता कि आप इंग्लिश वालों के बीच में जा रहे हैं, मैथ वालों के बीच में जा रहे हैं। थोड़ा सा अगर मैं उस कहूँ तो डाउन करके आपको देखा जाता, क्या ऐसा कुछ है क्या? अ, सामान्यतः जैसा देखने को मिलता है और ये शुरू से ही रहा है, ऐसा नहीं है कि ये आज की कहानी है कि हिंदी वालों को अपने ही घरों में, अपने ही विश्वविद्यालयों में कमतर आंका जाता है। ये आज की कहानी नहीं है, ये पहले से भी होता चला आ रहा है। और रही बात कम देखने या आंकने की लोगों की, तो ये उनकी अपनी समझ होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि भाषा महज एक संवाद का माध्यम है, ना कि आपके ज्ञान प्रदर्शन का माध्यम है। तो ये उन पे सामने वाले व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि आप सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से जज करते हैं, उनकी भाषा को लेकर और भी तमाम चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि भाषा हिंदी जो है वो विश्वविद्यालयों में कम आंकी जाती है, ये बात सत्य है, पूर्णतः सत्य है। इसमें किसी भी तरह की कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि हिंदी वालों को कम नहीं आंका जाता है। और रही बात ज्ञान की, तो ऐसा नहीं है कि जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं उन्हीं के पास ज्ञान हो सकता है। मे बी हो सकता है, इसमें शंका नहीं है मुझे कि उन्हें भी ज्ञान हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी वालों को ज्ञान ना हो। एक बार उनसे उन्हीं की भाषा में बात करके देखा जाए, उनसे संवाद किया जाए तो पता चलेगा कि उनके पास ज्ञान है कि नहीं है। इसलिए हिंदी माध्यम को विश्वविद्यालय में कमतर आंका जा रहा है। एक पुस्तक थी प्रभात रंजन सर की, वो फिलहाल जाकिर हुसैन सम इवनिंग में वो पढ़ाते हैं। उनकी एक पुस्तक है हिंदी मीडियम टाइप से हिंदी मीडियम टाइट तक। वो इन्हीं ये जो हिंदी माध्यम के लोगों को जो कमतर आंका जा रहा है, ये उन्होंने अपने ही जिंदगी में जो उन्होंने हिंदू कॉलेज में जाना समझा, उन्हीं को वो बखान करते हैं उस पुस्तक में। तो मुझे लगता है उस पुस्तक के जरिए पढ़ना चाहिए और उनके संघर्ष को जानना चाहिए। रही बात हिंदी माध्यम की, तो ये धीरे धीरे हम देख रहे हैं, जान रहे हैं कि इसके पीछे एजेंसियां काम कर रही हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर सरकार हो। फिर आज के दौर में जो सोशल मीडिया आई है, उन्होंने हिंदी को तो प्रचार प्रसार किया ही है, और फिर हिंदी के प्रति रुझान लोगों का बढ़ ही रहा है। और धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा भी है, तो ऐसा नहीं है। बाकी देखते हैं चीज़ें किस ओर करवट बदलती हैं, तो देखा जाएगा भविष्य में। लेकिन ऐसा नहीं है, अब सोशल मीडिया के ज़माने के बाद से हिंदी माध्यम में भी एक कहते हैं स्कोप बन रहा है लोगों के लिए, उसमें भी वो रोज़गार सृजन कर सकते हैं, रोज़गार दे सकते हैं और हिंदी माध्यम के जरिए अपने आप को विकसित कर सकते हैं। एक बात मैं और पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा कैंपस का माहौल कैसा है यहाँ पर? अगर कोई दूर है अभी 400 500 800 किलोमीटर 1000 किलोमीटर, क्या माहौल है? क्या वो आशाएं लेकर यहाँ पर आए? थोड़ा हंसी मजाक वाला माहौल भी है कि सीरियस ही बस सब चलता रहता है? नहीं, अगर विश्वविद्यालय का अगर ये कैंपस का माहौल अगर देखा जाए तो एक गाँव वाले बच्चा जो मतलब गाँव से उठ के आता है और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने की काफ़ी मतलब आशाएँ लेके आता है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। पर लेकिन यहाँ आके उसको पता चलता है कि विश्वविद्यालय का मतलब जो माहौल है एकदम सहज है। आप वहाँ पे किसी से भी बात कीजिए या किसी से भी आपको देखेंगे कि वहाँ पे मतलब कुछ भी है, मतलब आपको गाइडेंस तो बहुत अच्छा मिल ही जाएगा विश्वविद्यालय में आकर। अगर आप देखें दिल्ली विश्वविद्यालय में मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आपको गलत तरीके से गाइड करे। अगर कैंपस में जाएँगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी सीनियर्स मिल जाएँगे, चाहे पीएचडी स्कॉलर हो, चाहे मास्टर्स वाले हों। आप उनसे नॉर्मली भी आप बातचीत करना चाहेंगे तो सहज रूप से बात करेंगे। तो वातावरण को लेकर तो दिल्ली विश्वविद्यालय में अच्छा माहौल है। इस पे कोई दो राय नहीं है। अच्छा, मैंने जितने भी लोगों से अभी तक बात की है, उनका यही मानना होता है कि विश्वविद्यालय का जो ये माहौल होता है ना, ये बहुत कुछ सिखा के जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इन सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो है विद्यार्थी जीवन में कई सारी समस्याएं भी होती हैं। समस्याओं से विद्यार्थी जूझते रहते हैं हमेशा। 24 घंटा अगर उन्हें बिस्तर पे जा रहे हैं, बिस्तर से उठ रहे हैं, वहाँ से लेकर कैंपस जाने तक और उनकी किताब पुस्तक खुलने तक,
यहाँ तक समस्याएं उनको उनको जो है घेरे रहती हैं। तो अभिषेक जी के उन्हीं दो समस्याओं पर आप जो है एक बार प्रकाश डालिए कि ओवरऑल जो है इन 4 सालों में विद्यार्थी रहते हुए आपको कौन सी दो समस्याएं ऐसी दिखी कि जिसको सुधारा जा सकता है या फिर इस पर काम करने की ज़रूरत है? सामान्यतः अगर विद्यार्थी जीवन के समस्याओं को देखा जाए, तो मुझे लगता है कि जो गंभीर बच्चे होते हैं, जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं, उनके लिए बस सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जो तकनीकी दुनिया जितनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, उनमें अपने आप को स्थापित करना यानी करियर की टेंशन, वो कब जल्द से जल्द सेटल हो पाएँ अपने जीवन में। और उनसे जुड़ी आशाएँ, घर परिवार, दोस्तों, ये सारी चीज़ें प्रमुख रूप से ये समस्याएँ विद्यार्थी जीवन में फेस करना पड़ता है। उसके बावजूद देखा जाए तो हो सकता है किसी विद्यार्थी के जीवन में आर्थिक तंगी हो और हो सकता है कि उनके जीवन से और भी हम कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हम जान नहीं पाएँगे कि किनके जीवन में क्या समस्या है। लेकिन अगर मुख्यतः 2 समस्या देखा जाए तो एक अपने भविष्य की चिंता और एक आर्थिक समस्याएँ ही मुझे 2 नज़र आती हैं जो मुख्य रूप से विद्यार्थी जीवन में देखा जाना चाहिए। विष्णु जी आप एक दो समस्याओं पर थोड़ा प्रकाश डालिए 1 मिनट में। क्या आपको क्या लगा कि 3 साल 4 सालों में आपको कौन कौन सी समस्याएं ऐसी दिखी और रहने से लेकर पढ़ाई से लेकर सब कुछ सब पे आप थोड़ा सा विचार करते हुए दो समस्याओं पर? हाँ, अगर देखा जाए दिल्ली विश्वविद्यालय में एक गाँव से शहर तक का जो सफ़र है उसमें सबसे पहले तो एक रहने की समस्या सबसे पहले आती है कि एक अच्छा माहौल रहने के लिए कहाँ मिले। तो विद्यार्थी जीवन में आते ही दिल्ली तो सबसे पहले एक विद्यार्थी को रहने की समस्या से पहले जूझना पड़ता है। और फिर देखा जाए तो रहने के बाद अगर वातावरण उसको रहने का ठीक मिल जाए, तो फिर विश्वविद्यालय से जो आने-जाने वाला जो रास्ता है, उसका डिस्टेंस कितना है, वो भी यहाँ दिल्ली में मैटर करता है क्योंकि यहाँ का जो यातायात जो नियम है, जो मतलब ट्रैफ़िक है दिल्ली का, तो आपसे उससे तो आप परिचित होंगे ही कि कैसा है, कैसा नहीं है। तो मतलब विद्यार्थी जीवन में एक ये है कि वो कहाँ मतलब जिसको उसको वातावरण मिला है या जहाँ वो रह रहा है, तो मतलब विश्वविद्यालय के पास में रह रहा है या दूर रह रहा है, ये भी उसमें मतलब मैटर करता है क्योंकि बहुत दूर से मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट हैं जो मतलब 25-25 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, 40-40 सॉरी किलोमीटर। आपको क्या समस्याएं हैं थोड़ा इस पर बात करिए, आपको क्या लगा? प्रारंभ में मैं जब दिल्ली आया तो मैंने एकदम कॉलेज के पास में ही देखा कि मतलब मुझे कॉलेज जाने में एकदम आसानी हो। तो फिर लेकिन मैंने देखा कॉलेज के जो पास वाला जो एरिया है बहुत कॉस्टली है, मतलब बहुत महँगा एरिया है और मैं एक मध्यवर्गीय परिवार से आता हूँ, तो मतलब मैं उस चीज़ को मतलब अफ़ोर्ड नहीं कर पाता हूँ। मतलब मैं ही नहीं, मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसे कई छात्र हैं जो मतलब मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं और उन चीज़ों से मतलब रूबरू है ही नहीं कि भाई ये बोलते हैं कि गाँव में इतने का मिल रहा है और यहाँ इतने का, तो मतलब फिर वो सोचते हैं कि थोड़ा मतलब जो उनका जो कॉलेज है, उससे थोड़ा जाके दूर रहें। जब वो दूर रहने लगते हैं तो उनको वही चीज़ें थोड़ा कम पैसों में मिलने लगती हैं और जहाँ जो रहने का स्थान है उनका वो भी उनको बहुत कम पैसे में मिलने लगता है कि मतलब जो उनका कॉलेज है उसके एरिया के हिसाब से। तो देखा जाए तो वहाँ एक आर्थिक समस्या स्टूडेंट के लिए बहुत मायने रखती है कि वो मध्यवर्गीय परिवार से आता है और जब वो फिर दूर रहने लगता है, तो फिर उसको डिस्टेंस का प्रॉब्लम आने लगता है कि भाई रोज़ उसको कॉलेज आना है, जाना है और सुबह 8:45 की क्लास अटेंड करनी है, तो मतलब उसको मतलब इस चीज़ों में भी बहुत सारी समस्याएँ आवागमन आती की हैं। समस्या हुँ। भी है। अच्छा मैं बात बता दूं, ये जो आपका नॉर्थ कैंपस है दिल्ली विश्वविद्यालय का, जी, जी। भाई साहब पानी तो यहाँ भर जाता है। आधे घंटे बारिश हुआ नहीं कि पानी एकदम आप नाव लेके वहां पर निकल जाइए तो आपका नाव बड़े आसानी से जो है विश्वविद्यालय तक पहुंच जाएगा, अगर मैं सही हूं तो। मैं भी क्योंकि दिल्ली में जी, ही नहीं, रह नहीं, रहा हूँ। ज़रूर बारिश के बाद झील बन जाती है, इसमें नो डाउट। तो इन झीलों को जो है थोड़ा सा समाप्त करे जो है वर्तमान सरकार से भी मेरी अपील है। और यहाँ पर जो सरकारी संस्थाएं उसके लिए काम करती हैं, थोड़ा विद्यार्थियों के हित में सोचे, क्योंकि विद्यार्थी जब यहाँ तक पानी उसके जब घुटनों तक पानी आ जाता है, और एक विद्यार्थी जीवन में आपको भी पता है साफ सफाई इतना जो है थोड़ा सा आलस तो आ ही जाता है। पढ़ाई भी करनी है उसको, सब कुछ करना है, पता लगा जूता पहन के वो चला गया कैंपस और आया है तो भीगा है उसका जूता। बेशक, बेशक। थोड़ा इन सब चीज़ों को मुझे लगता है काम करने की ज़रूरत है सरकार को भी। इन सब से भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालयों को थोड़ा और खुला छोड़ देना चाहिए। जो यहाँ की राजनीति का जो विश्वविद्यालयों में जो बढ़ता जा रहा है,
वो मुझे नहीं लगता है कि राजनीति का इस कदर विश्वविद्यालयों पे हावी हो जाना चाहिए। कुल मिला के अभी जो विद्यार्थी आना चाह रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में या किसी भी यूनिवर्सिटी में, वो थोड़ा राजनीति भी सीख ले, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा नहीं, अधिक पढ़ाई लिखाई करें, क्योंकि बिना पढ़ाई लिखाई किए जो है कुछ भी संभव नहीं है, खास तौर पे नहीं, जो नहीं, है अगर बिल्कुल, नौकरी बिल्कुल, करना है और बिल्कुल, सफलताएं लेनी है तो। हाँ, हाँ, पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो एक-दूसरे से बहस करते हैं। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप तर्क कर पाते हैं। तो बेहतर यही है कि हम पढ़ाई करें और तर्क करें और अपने लिए सरकारों से अपना हक माँगे, क्योंकि बुनियादी चीज़ें यही हैं। सरकार भी इसीलिए बन रही है, हट रही हैं, दोबारा चेंज बदलाव, ये चीज़ें जो लोकतंत्र की हैं, यही खूबसूरती हैं। तो दर्शकों, हम लोग बने रहेंगे जो है ऐसे ही, और ये श्रृंखला ऐसे ही चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, क्योंकि द ग्लोबल वॉइस अगर एक बार शुरुआत कर चुकी है तो उसमें जो है रुकावट का अर्थ ही नहीं उठता। तो साथियों, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहेंगे हम जो है, और ऐसे ही अनेक साथियों से हम बात करेंगे, विद्यार्थी जीवन में क्या चल रहा है, क्या नमक मिर्च मसाला उनके जीवन में है जो है, और अपने जूनियर्स के लिए उनके लिए क्या संदेश है, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे। और अंत में मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, आप लोग हिंदी साहित्य के हैं, तो जो हमारे दर्शक साथी अभी देख रहे हैं, इस समय मैं देख रहा हूँ तो 2-4 ऐसी पुस्तकें हैं जो बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही हैं। अगर आपको ओवरऑल 4 साल की पढ़ाई में बात करना पड़े, आप हमारे दर्शकों के लिए कोई 2 पुस्तकें हिंदी की कौन-सी सजेस्ट करना चाहेंगे? ये डिपेंड करता है कि आप किस पुस्तक के बारे में जानना पसंद करते हैं। अब देख सकते हैं कि जैसे विद्यार्थी जी हिंदी साहित्य के बच्चों का जो पहली चॉइस होती है, कह सकते हैं पहली पसंद नेट जेआरएफ, उस हिसाब से देखा जाएगा तो मैं यहाँ पे थोड़ा आपको बताऊँगा, नेट जेआरएफ और किसी परीक्षा को निकालने भर के लिए नहीं, आप बताइए कि जो किसी के व्यक्तित्व में जो है बदलाव लेके आ सकती है, कोई प्रेम कर रहा है तो उसके जीवन में कुछ बदलाव लेके आ सकती है, या जो है कोई ऐसा ज्ञान जो है दे जाती है जो कुल मिला के स्टूडेंट के व्यक्तित्व में परिवर्तन ला सके वो। देखिए तो अगर इस तरह से देखा जाए तो अगर हिंदी की शुरुआत जो करना चाह रहे हैं या फिर हिंदी पढ़ने की इच्छा उनके भीतर है, तो प्रेमचंद से शुरुआत कर सकते हैं। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। वो हिंदी के कथा सम्राट हैं। और रही बात अन्य पुस्तकों की, तो देखा जाए तो एक दुनिया समानांतर की कहानियों को लोग पढ़ सकते हैं, अच्छी कहानियाँ हैं। राजेंद्र यादव द्वारा संपादित पुस्तक है। और रही बात ज्ञान की बात है, तो कमलेश्वर की एक पुस्तक है कितने पाकिस्तान, वो ज्ञान के नज़रिए से देखा जाए या फिर रचना कौशल के नज़रिए से देखा जाए तो वो पुस्तक मुझे काफ़ी प्रभावित करती है। जब मैंने पहली दफ़ा उसे पढ़ा था तो मुझे कह सकते हैं कि कमलेश्वर साहब से ईर्ष्या होने लगा था कि भाई एक व्यक्ति के भीतर इतना ज्ञान कैसे हो सकता है, वो ज्ञान मेरे भीतर क्यों नहीं हो सकता है। तो कह सकते हैं कि कितने पाकिस्तान को पढ़कर आप ज्ञान कौशल या फिर रचना कौशल को समझ सकते हैं, एक व्यक्ति के भीतर कितना हो सकता है। और अन्य पुस्तकों में देखा जाए, चाहे प्रेम संबंध पे, हालांकि मुझे कविताओं की पुस्तक बड़ी अच्छी लगती है। एक कविता की पुस्तक बता दीजिए। कविताओं की पुस्तक में हर किसी की अपनी पसंद होती है, और मुझे जो खासा प्रभावित करती रही है, जसिंता केरकेट्टा की एक कविता संग्रह है ईश्वर और बाजार, वो मुझे खासा प्रभावित किया। आदिवासी समाज से आती है वो, और पहाड़ जल जंगल जमीन को ही लेकर लिखती रही है, तो मुझे वो पुस्तक काफ़ी अच्छी लगती है। और रही बात कविता संग्रह में, तो अवतार सिंह पास की कविता संग्रह मुझे बहुत पसंद है। अवतार सिंह पास को आप लोग पढ़ सकते हैं। विष्णु जी, आप कोई 2 पुस्तकें अभी हमारे दर्शकों के लिए कौन सी सजेस्ट करेंगे? केवल पुस्तकों का नाम बता दीजिए अभी, और उनके राइटर अगर आपको पता हो तो वो बता दीजिए। अगर कोई भी विद्यार्थी जो मतलब प्रारंभ कर रहा है अपना हिंदी साहित्य में, तो उसके लिए मतलब प्रेमचंद बहुत अच्छे राइटर हैं। तो वो अपना स्टार्टिंग उनका उपन्यास है गोदान, उससे वो कर सकते हैं, जिससे वो अपने समाज के बारे में जान पाएंगे। पहली पुस्तक में यही सजेस्ट करूँगा कि अगर प्रारंभ करना है आपको हिंदी साहित्य, तो आप पहले गोदान पढ़ लीजिए कि आपको पता चल जाएगा प्रेमचंद के बारे में वो कौन थे और उनका लेखन शैली क्या है उनके बारे में, क्योंकि वो कथा सम्राट रहे हैं। चाहे उपन्यास लीजिए, चाहे उनकी कहानी ले लीजिए, तो प्रारंभिक नज़रिए से अगर देखा जाए तो प्रेमचंद बहुत अच्छे राइटर हैं, और उनका जो लेखन है वो भी बहुत अच्छा है। तो मैं विद्यार्थियों के लिए कहूँगा कि वो गोदान से अपना प्रारंभ करें। मतलब
इन प्रेमचंद को जो है, जो भी हिंदी से इतर भी लोग पढ़ना चाह रहे हैं, जो है समाज को जानना चाह रहे हैं, वो प्रेमचंद को पढ़ें। तो मिला के ओवरऑल आज का जो निष्कर्ष निकला है तो कि आप जो है अगर रचनाओं में पढ़ना चाह रहे हैं तो प्रेमचंद को पढ़िए, और जो अभी कुछ पुस्तकों के नाम जो है भाई ने बताए हैं उसको ज़रूर पढ़िए। तो इसी के साथ जो है आज की श्रृंखला को हम यहीं समाप्त करते हैं और एक नई शुरुआत के लिए समाप्त कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी और विष्णु जी कि आप सभी द ग्लोबल वॉइस के इस मंच पर आए, और ऐसे ही और साथी हमारे साथ आते रहें और हमसे संपर्क करें। अगर द ग्लोबल वॉइस से जुड़ना है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।